हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जेटेट का जो है हिंदी का सिलेबस है, उसमें आपको पढ़ना है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों एवं विसंगतियों का निराकरण यानी कि ये जो टॉपिक है लगभग सब एग्जाम में काम देगा। जो भी आपको भाषा रहता है, टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं सब में काम देगा, चाहे जेटेट हो, सीटेट हो, चाहे अदर टीचिंग एग्जाम हो जिसमें ये सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। चलिए एकदम जबरदस्त तरीका से हम लोग देख लेते हैं। पहले बात करेंगे भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों और विसंगतियों का निराकरण। यानी कि जब आप भाषा को पढ़ाते रहिएगा, मान के चलिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो विद्यालय में जो हिंदी पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो क्या क्या जो है कठिनाइयाँ आ सकती है हिंदी पढ़ाने में, और जो है विसंगतियाँ आ सकती है, उसका निराकरण कैसे होगा, उसे दूर कैसे किया जाएगा, आइए डिटेल में समझें। यह टॉपिक जो है भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता, त्रुटि विश्लेषण, उपचारात्मक शिक्षण और समावेशी कक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। जेटेट में जो है प्रश्न अक्सर यह पूछता है कि बच्चे की भाषा संबंधी कठिनाई का कारण क्या है और शिक्षक उसका समाधान कैसे करना चाहिए। तो अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। भाषा शिक्षण में कठिनाई का अर्थ है जब कोई शिक्षार्थी भाषा सुनने, ठीक है, सुनने, बोलने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ने और जो है लिखने, ये चार कौशल है, भाषा कौशल है, ये ध्यान रखना है। समझने और अभिव्यक्त करने में अपेक्षाकृत स्तर तक प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे भाषा शिक्षण की कठिनाई कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो अब उदाहरण में समझेंगे, इसे हम क्लियर कर देंगे। एक बच्चा जो है शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो भाषा शिक्षण में कठिनाई है। ये पढ़ते समय बार बार जो है छोड़ देता है, बार बार किसी शब्द को छोड़ देता है, ये दिक्कत है। ध्वनियाँ जो है समान ध्वनियों में भ्रम हो जाता है, वर्तनी में लगातार गलतियाँ करता है, कहानी सुनकर अर्थ नहीं बना पाता है, अपने विचार में मौखिक रूप से व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। और जो है इन समस्याओं को केवल बच्चा कमजोर है कहकर नहीं समझना चाहिए, इसे सुधारने का तरीका है, उसी को तो हम पढ़ेंगे अभी। आइए समझे भाषा शिक्षण में कठिनाइयों के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको सुनने में कठिनाई होती है, तो बात सुनकर समझना में कठिनाई होगी, ये श्रवण कौशल है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कठिनाई क्या होता है कि बच्चा निर्देश सुनकर सही कार्य नहीं कर पाता है। समाधान यह है कि छोटे छोटे मौखिक गतिविधियां उससे करवाइए। अब बड़ा कार्य वो कर नहीं पा रहा तो छोटा करवाइए, गतिविधि कहानी सुनाइए, निर्देश आधारित खेल आधारित शिक्षण करवाइए। मौखिक अभिव्यक्ति, बच्चों का अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति है। कठिनाई क्या होता है, बच्चे उत्तर जानता है लेकिन बोलने में झिझक आती है उसे, सब वो बोल नहीं पाता है, डरता है, ये कह सकते हैं। समाधान ये है कि भूमिका अभिनय करवाइए, रोल प्ले, जोड़ी में बातचीत करवाइए, चित्र देखकर बोलना सिखाइए, कहानी जो है पूरा करना, ये तमाम चीज़ें हैं। अब आता है पठन कौशल में जो है दिक्कत आती है बहुत बालक को, यानी लिखित भाषा को पढ़कर समझना बहुत बालक को कठिनाई आती है, जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर वो समझ नहीं पाते हैं। तो कठिनाइयां हैं यहाँ पर अक्षर पहचानने की समस्या, शब्दों को जोड़कर पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने की गति बहुत धीमी, पढ़े हुए का अर्थ ना समझना, ये चीज़ें हैं। समाधान ये है कि ध्वनि अक्षर संबंध जो है बताना चाहिए और जो है स्तरानुकूल पाठ देना चाहिए, चित्र पाठ कराना चाहिए और जो है पुनर्पाठ और पाठ के बाद प्रश्न करवाने चाहिए। तो ये सब से जो है दूरियां दूर की जा सकती है। फिर है लेखन संबंधी कठिनाई रहता है बहुत बालक में, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कठिनाई क्या है, वर्तनी संबंधी गलती करते हैं, ये मात्रा संबंधी गलतियां करते हैं, शब्दों के बीच उचित अंतर ना रखना और जो है वाक्य निर्माण में कठिनाई इत्यादि चीजें इन बालकों के अंदर आता है। तो समाधान इसका क्या कर सकते हैं, निर्देशित लेखन करवाइए, शब्द निर्माण करवाइए, वाक्य क्रमबद्ध करना, चित्र वर्णन करना और अनुच्छेद लिखना, तमाम चीजें शामिल है। अब आते हैं भाषा शिक्षण में कठिनाई के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, कि जो ये अभी हमने देखा ये चारों कठिनाई, जिसमें कि बहुत बालक को लिखने संबंधी दिक्कत है, किसी को बोलने संबंधी, किसी को पढ़ने संबंधी, ये चीजें आपको नजर आ जाता है। तो पढ़ना, लिखना, बोलना और किसी को सुनने संबंधी है। तो ये जो कठिनाई आ रही है बालक में,
ये कठिनाई का कारण, इसके पीछे कारण क्या है कि बालक के अंदर ये कठिनाइयाँ आ रही है। तो इसका कारण है व्यक्तिगत कारण पहला, यानी कि व्यक्तिगत कारण के कहने का मतलब ये है कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं सीडीपी में भी और अलग अलग जगहों पर कि हर एक व्यक्ति क्या है अपने आप में अलग है, हर एक बालक क्या है यूनिक है और उनके सीखने की गति अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बालक जल्दी प्रश्नों को हल कर लेता है, किसी को समय लगता है, ठीक बात है। तो हर एक बच्चे के सीखने की जो है गति अलग है, तो व्यक्तिगत कारण के कारण भी जो है बच्चा में ये कठिनाई आती है। जैसे यहाँ पर समझिए कक्षा में 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे एक सप्ताह में नया शब्द संग्रह सीख लेते हैं, लेकिन 5 बच्चे को अधिक समय लगता है। ये ध्यान रखना है। शिक्षक को इन बच्चों को अधिक अभ्यास और सहयोग देना चाहिए, ना कि दंडित करना चाहिए। तो ये कारण आ रही है विविधता, और यहाँ पर इसके कारण जो है भाषा शिक्षण में कठिनाई आ रही है, जिसमें व्यक्तिगत कारण को पढ़ा हमने भाषा शिक्षण में कठिनाई के कारण में। दूसरा कारण है भाषाई पृष्ठभूमि। बच्चा घर में जिस भाषा बोली का प्रयोग करता है वह विद्यालय की भाषा से अलग हो सकता है। जब क्या होगा, वो दूसरे भाषा को समझ रहा है, वो जान रहा है, विद्यालय में दूसरे भाषा बोली जा रही है, तो बालक सही ढंग से उसे सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा उन भाषाओं को। तो ये भी कारण हो सकता है। घर में बच्चा स्थानीय बोली बोलता है और विद्यालय में मानक हिंदी बोलता है। यदि बच्चा स्थानीय बोली का शब्द प्रयोग करता है तो शिक्षक को तुरंत उसे गलत या अशुद्ध कहकर हतोत्साही नहीं करना चाहिए। सही दृष्टिकोण है स्थानीय भाषा और बोली को संसाधन मानकर मानक हिंदी से उसका संबंध स्थापित करना चाहिए। अगला जो है कठिनाइयाँ आती है भाषा अधिगम में। अगला कारण क्या हो सकता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। बच्चे अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से आते हैं। यह जो है पाठ्य पुस्तक में केवल एक विशेष सामाजिक अनुभव दिखाई देता है, तो कुछ बच्चों को उसमें जुड़ने में कठिनाई हो जाती है। ध्यान रखना है, जब क्या हो रहा है कि अलग अलग जो है बालक अलग अलग समाज और समूह से आ रहे हैं, संस्कृति से, तो क्या होता है कि जब एक विद्यालय में पहुंचते हैं तो पाठ्य पुस्तक में किसी विशेष सामाजिक अनुभव को बताया जा रहा है, तो उसे से बालक जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये भी कारण हो जाता है जो है सीखने की गति में अंतर का। विविध सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को पाठ में स्थान देना, यानी सभी समाज और संस्कृति को पाठ में जगह देने से इसे दूर किया जा सकता है। अगला कारण है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बहुत सारे ऐसे जगह हैं संस्थान में क्या होता है कि यदि पूरा कक्षा शिक्षक ही बोलता अगर रहेगा और बच्चा जो है बोलने का अवसर ना मिले बच्चा को, तो भाषा कौशल का विकास सीमित हो सकता है। ये भी एक कारण है। गलत तरीका है शिक्षक बोलते रहे, बच्चे सुने रटे परीक्षा दे, ये गलत है। बेहतर तरीका है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चर्चा करना और पुनः निर्माण करना। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ेंगे। भाषा संबंधी त्रुटि और कठिनाई में अंतर थोड़ा समझेंगे। भाषा संबंधी जो गलतियां हैं और कठिनाई, उसमें अंतर को देख लेते हैं। यह जेटेड के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। त्रुटि मतलब समझिए बातों को। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे द्वारा किया गया जो है गलत प्रयोग त्रुटि कहलाता है। जब बालक मान के चलिए किसी चीज को सीख रहा है, भाषा को, ठीक बात है, भाषा को सीख रहा है और वो भाषा सीखने के दौरान गलतियां कर रहा है, तो उसे हम लोग त्रुटि कहते हैं, एरर। लेकिन कठिनाई क्या है थोड़ा समझेंगे हम लोग। डिफिकल्टी का मतलब है किसी भाषा कौशल को सीखने और प्रयोग करने में लगातार बाधा। अब यहाँ पर क्या है कि ये सीखने में ही बाधा आ जा रही है। यहाँ पर सीखने में जो गलती कर रहा है उसे त्रुटि कहेंगे, लेकिन जब बालक क्या कर रहा है, भाषा को सीख रहा है, तो सीखने में ही बाधा उसे उत्पन्न हो जा रहा है और कह सकते हैं लगातार ये चीजें हो रही है, तो इसे कठिनाई कहेंगे। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से इसे बेहतर ढंग से समझ लेंगे। बच्चा पहली बार कलम को कमला लिख देता है, ठीक है, यह एक सामान्य सीखने संबंधी गलती है, ठीक है, कि वो सीख रहा है तो उसमें गलतियां कर रहा है, तो त्रुटि हो गया। यहाँ पर कमल को कमला लिख दिया, तो ये त्रुटि है, ये सामान्य चीजें हैं, इसे दूर किया जा सकता है तुरंत। लेकिन जो है यहाँ पर, लेकिन यदि बच्चा लंबे समय तक बार बार समान प्रकार की जो है मात्रा संबंधी गलतियां करता है या समस्या हो जाती है, लंबे समय तक
अंतराल तक ये चलते रहती है, तो शिक्षक को कारण की पहचान करके निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। अब दो यहाँ शब्द हैं। निदानात्मक का मतलब ये है कि बालक जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां किन कारणों से कर रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उन कारणों को पहचानना निदान है और कारणों को दूर करना उपचार है। बस त्रुटि विश्लेषण से क्या है आइए समझते हैं। त्रुटि मतलब गलतियों का विश्लेषण। बच्चे की गलतियां देखकर केवल सही उत्तर लिख देना पर्याप्त नहीं है। जो बालक गलती जहां कर रहा है उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। शिक्षक को यह देखना चाहिए कि गलती किस प्रकार की है, गलती बार बार क्यों हो रही है, बच्चा किस अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, क्या निर्देश स्पष्ट थे, क्या सीखने की सामग्री उपयुक्त थी, क्या बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि का प्रभाव है। तो ये सब चीजें उदाहरण में जैसे बच्चा बार बार की और की में भ्रम है, हर्षिकार और दीर्घिकार में, तो केवल लाल पेन से गलत काटना समाधान नहीं है, यह ध्यान रखना है। उदाहरण के माध्यम से प्रयोग करके समझाना, जैसे राम की किताब, उसने कहा कि वह आएगा, फिर अभ्यास कराना, यह उचित है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे निदानात्मक शिक्षण क्या है। ऊपर अभी हमने बताया था इन चीज़ों को। निदानात्मक शिक्षण वास्तव में डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कठिनाइयों के कारण की पहचान करना। प्रक्रिया क्या हो जाएगा, पहले आप समस्या को पहचानिएगा, कारण को जानिएगा, निदान करना, उपचारात्मक गतिविधि करना और पुनः मूल्यांकन करना। जैसे बालक कोई गलती कर रहा है सीखने में, ठीक है, तो हम पता करेंगे कि गलती कहाँ कर रहा है, तो समस्या को जान लेंगे, कारण पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, निदान पता करेंगे कि क्या कारण थे, और उपचार करेंगे। अपना शिक्षण विधि चाहे अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाएगा उसे सिखाने के लिए, और फिर से मूल्यांकन करेंगे कि अब बालक सीखा या नहीं। जैसे उदाहरण में समस्या, बच्चा पढ़ते समय शब्द छोड़ देता है, शिक्षक जांच करता है क्या बच्चा अक्षर पहचानता है, क्या वह मात्राएं पहचानता है, क्या वह शब्दों के ध्वनि को विभाजित कर सकता है, क्या उसे पाठ समझ में आ रहा है, फिर उसी आधार पर गतिविधि दी जाएगी। तो निदानात्मक शिक्षण में कारण को पहचाना जाता है कि बालक कहाँ गलतियां कर रहा है। उपचारात्मक शिक्षण उसके बाद होता है, निदान के बाद। तो रेमेडियल टीचिंग में समझिए, उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद कठिनाई दूर करने के लिए विशेष अभ्यास कराना उपचारात्मक शिक्षण है। जैसे कारण का पता चल गया तो हम अलग अलग तरीकों से उसे जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है उसे समझाएंगे, बताएंगे, तो ये उपचार है। जैसे समस्या, मात्रा पढ़ने में कठिनाई, मात्रा का पहचानना, मात्रा वाले शब्द, चित्र शब्द मिलाना, शब्द पढ़ना, वाक्य पढ़ना, छोटे अनुच्छेद का पुनर्पाठ, ये सब करवा सकते हैं। अब आगे आता है कि भाषा शिक्षण में सामान्य विसंगतियां क्या है। भाषा शिक्षण में तो उच्चारण संबंधी कठिनाई, ये विसंगतियां हैं, ये सब विसंगतियां हैं। कठिनाई जो होता है वो विसंगति ही कह सकते हैं उसे। तो उच्चारण संबंधी कुछ ध्वनियों का गलत उच्चारण, वर्तनी संबंधी कठिनाई, शब्दों को गलत लिखना, मात्रा संबंधी कठिनाई, मात्राओं को गलत प्रयोग करना, पठन संबंधी कठिनाई, शब्द वाक्य पढ़ने में परेशानी होना, लेखन संबंधी कठिनाई, विचारों को लिखित रूप में व्यक्त ना कर पाना, शब्द की संग्रह की कमी यानी उचित शब्द ना मिल पाना, ये सब क्या है, विसंगतियां हैं भाषा शिक्षण में। व्याकरण संबंधी कठिनाई, वाक्य की संरचना को वाक्य संरचना में समस्या, समझ संबंधी कठिनाई, पढ़ने के बाद अर्थ ना समझ पाना, ये सब विसंगतियां हैं। कठिनाइयों के निराकरण के प्रभावी तरीका, अब हम जान लिए कि बालक के अंदर ये कठिनाइयां हो सकती है, तो हम निराकरण कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, उसे दूर कैसे करेंगे जो गलतियां बालक से हो रही है। तो आइए देखते हैं। उपाय है बाल केंद्रित शिक्षण करवाएंगे, बच्चे के आवश्यकता और रुचि के अनुसार हम शिक्षण करवाएंगे, यानी उसे पढ़ाएंगे। बालक के जो आवश्यकता है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे, जैसे कि भाषा, खेल, भूमिका अभिनय, शब्द पहेली, चित्र वर्णन इत्यादि। आगे काम करेंगे बहुभाषिक दृष्टिकोण की काम करेंगे, अलग अलग भाषाओं का समन्वय करेंगे। बच्चा का जो मातृभाषा होगा उसे संसाधन के रूप में लेंगे, घरेलू भाषा को सहायक संसाधन के रूप में लेंगे, उससे जोड़ेंगे हम मानक भाषा को, तो बालक सही ढंग से सीखेगा।
जुड़ाव महसूस करेगा। पर्यावरण जो है पर्याप्त अभ्यास करवाएंगे। एक ही अवधारणाओं को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग कराना। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देंगे। तुम्हें कुछ नहीं आता ये कहना गलत है, तुमने अच्छा प्रयास किया। अब जो है इस शब्द को एक बार और फिर से पढ़ते हैं, ये बेहतर तरीका है। अगला है सहपाठी सहयोग करवाएंगे। पीयर में लर्निंग कराएंगे, ग्रुप में। पीयर लर्निंग से बच्चे एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। व्यक्तिगत सहायता देंगे। जिस बालक को विशेष कठिनाई हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, उसे शिक्षक अतिरिक्त सहायता दे सकता है। सहयोग। सतत मूल्यांकन करेंगे, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर ना रहना। सतत मूल्यांकन यानी सालों भर मूल्यांकन, उसे जांचते रहेंगे, कहाँ कठिनाई है दूर करते रहेंगे ये चीज़ें। समावेशी कक्षा में भाषा कठिनाई, यहाँ ये ध्यान रखना है, ये आपको समावेशी कक्षा पहले समझना होगा। समावेशी कक्षा के मतलब है सभी तरह के बालक जो है उस कक्षा में जो है शामिल होते हैं, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे कैसे भी बालक हो। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बच्चों सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। सभी बच्चे। शिक्षक को क्या चाहिए? सरल और स्पष्ट निर्देश दे, दृश्य सामग्री उपयोग करें, मौखिक और लिखित दोनों माध्यम, अतिरिक्त समय जहां आवश्यक हो, छोटे छोटे कार्य दे, व्यक्तिगत सहायता दे, सहपाठी सहयोग पर कार्य करवाए, ये ध्यान रखना है। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत नहीं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उसकी तुलना दूसरे से नहीं करना चाहिए, लगातार दंड देना भी गलत है। उचित भाषा जो है बोली का मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसकी जो भाषा और बोली है। कठिनाई को जो है आलस्य समझ लेना ये गलत है। क्या है? ठीक है। अगला है भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत, थोड़ा समझेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, दो सिद्धांत होते हैं। भाषा अर्जन का मतलब है कि आप जो है समाज से इंटरकनेक्ट करके जो भाषा सीख लेते हैं, जैसे आपका मातृभाषा, इसके लिए कहीं विद्यालय, कहीं कॉलेज, कोई पुस्तक लेने की जरूरी नहीं पड़ी है, हिंदी बोलना डायरेक्ट सीख लिए हैं। लेकिन भाषा सीखना क्या है, ये आप क्या करते हैं, इसको एक नियम के अनुसार सीखते हैं। ध्यान रखना है, जैसे स्कूल, विद्यालय, तमाम जगहों पर किताब वगैरह से ये क्या करते हैं, भाषा अधिगम करते हैं। तो आइए समझते हैं। भाषा को केवल व्याकरण के नियम रटकर नहीं सीखते, सार्थक सामाजिक संदर्भों में भाषा का प्रयोग भाषा विकास के महत्वपूर्ण है। भाषा जो है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, मौखिक भाषा का जो है विकास पठन लेखन के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यानी मौखिक भाषा जो होता है वो का विकास पठन और लेखन के लिए विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है मौखिक भाषा। और पूर्ण संदर्भ, शब्दों को अलग अलग जो है रटाने की अपेक्षा वाक्य, कहानी और संदर्भ में सिखाना अधिक प्रभावी होगा। सक्रिय सहभागिता, भाषा सीखने में बच्चों की बोलने, प्रश्न करने, प्रश्न पूछने, चर्चा करने और लिखने का अवसर मिलना चाहिए। अगला देखें, परीक्षा में याद रखने वाला सूत्र, पहले कारण पहचानो फिर उपचार करो। समस्या निदान, उपचार, अभ्यास और मूल्यांकन। अब आइए वन लाइनर पर आते हैं। पहला है क्वेश्चन की भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल व्याकरण रटना नहीं बल्कि सार्थक संप्रेषण क्षमता विकसित करना है। भाषा की कठिनाई का समाधान करने से पहले उसके कारण को पहचानना चाहिए। निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कठिनाई को पहचानना, कारण का पता लगाना। उपचारात्मक का उद्देश्य है पहचानी गई कठिनाई को दूर करना। बच्चे की भाषा संबंधित गलतियां को सीखने के प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। त्रुटि विश्लेषण में शिक्षक बच्चे की गलतियां का पैटर्न और कारण का अध्ययन करता है। मातृभाषा, घरेलू भाषा को भाषा सीखने में संसाधन के रूप में देखा जाता है। स्थानीय बोली को बच्चे की कमजोरी मानना उचित नहीं है। भाषा सीखने में सार्थक संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। भाषा शिक्षण में बच्चे को पर्याप्त बोलने का अवसर मिलना चाहिए। केवल शिक्षक के बोलने से भाषा कौशल पर्याप्त नहीं है, विकास नहीं होगा। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पठन में केवल शब्द पहचानना ही नहीं बल्कि अर्थ को भी समझना आवश्यक है। जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को भी ग्रहण करते हैं। लेखन में जो है केवल शुद्ध वर्तनी नहीं बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि बच्चे के भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सकारात्मक जैसे शाबाश तुम ये कर पाओगे, ठीक है, अब इस बार ट्राई करते हैं, तो ये सब क्या है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि है।
बच्चे की गलतियां पर दंड देने की बजाय उनके शैक्षिक कारण को समझना चाहिए। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों के सक्रिय सहभागिता बढ़ाता है। चित्र वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के उपयोगी गतिविधि है। चित्र वर्णन के सहारे आप मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हैं बालकों में। भूमिका अभिनय संप्रेषण कौशल के विकास में सहायक है। सहपाठी अधिगम भाषा सीखने के अवसर पर को बढ़ाता है। आप दोस्तों के साथ मिलकर अधिगम करते हैं तो सतत मूल्यांकन से शिक्षक बच्चे की प्रगति को समय समय पर जान सकता है। सतत मूल्यांकन सालों भर होते रहता है, लगातार होते रहता है, इसलिए प्रगति को जानेगा टीचर। एक ही विधि से सभी बच्चों के लिए समान रूप से प्रभावी हो यह आवश्यक नहीं है। अलग अलग विधियों से अलग अलग बालक सीखेंगे, अलग अलग रुचि है, उनके अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग गति है, तो नियम भी अलग अलग होना चाहिए, तरीका। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर भाषा शिक्षण करानी चाहिए। कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले बच्चे को अधिक सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, लेबल की नहीं। लेबलिंग नहीं कीजिएगा, बालक को तुलना नहीं कीजिएगा। भाषा कठिनाइयों के समाधान में जो है अभ्यास को जो है क्रमबद्ध और स्तरानुकूल रखना चाहिए। यहाँ बात करें सरल से जटिल की ओर भाषा शिक्षण होना चाहिए। पहले साधारण काम करवाएंगे, फिर विशेष। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने का एक साधन है, एकमात्र साधन नहीं। जब भी पूछेगा कि क्या पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, तो नहीं। पाठ्य पुस्तक के अलावा शिक्षक, अखबार, तमाम चीज़ें हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ, तो एकमात्र साधन किसी को नहीं मानना है। शिक्षक को बच्चों के उच्च उत्तर को केवल सही गलत की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसकी सोच और प्रक्रिया की दृष्टि से भी देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र निदान पर जो है, निदान के बिना उपचार शिक्षण अधूरा है। पहले कारण पता करेंगे तब उपचार करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा पढ़ते समय बार बार शब्द छोड़ देता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक कठिनाइयों के कारण का निदान करेगा, तो कठिनाई के कारण का निदान करना, शिक्षक को पहले जो है यह पता लगाना चाहिए कि अक्षर पहचानना, शब्द मात्रा पहचानना, ध्यान, अर्थ ग्रहण करना इत्यादि शामिल है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर निदान, फिर उपचार, फिर पुनः मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, यदि बच्चा अपने घरेलू बोली का प्रयोग करता है तो भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होगा? तो उसके घरेलू बोली का संसाधन के रूप में लेगा। कभी भी मातृभाषा को वैल्यू भी दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों को अपने दिमाग से भी मार सकते हैं। स्थानीय बोली में प्रयुक्त शब्दों की तुलना मानक हिंदी के शब्दों से कराई जानी चाहिए। अगला है उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक के बाद। निदानात्मक समस्या पहचानता है, उपचारात्मक समस्या दूर। भाषा शिक्षण में बच्चे की त्रुटि को किस रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा? तो सीखने की प्रक्रिया के रूप में। त्रुटि शिक्षक को यह समझने में सहायता करती है कि बच्चा किस अवधारणा को किस प्रकार समझ सकता है। पठन कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण कौन सा है? तो अर्थपूर्ण पाठ के माध्यम से पढ़ाना और समझाना, ये ध्यान रखना है। पठन में शब्द पहचान, अर्थ निर्माण और समझ तीनों शामिल है। एक बच्चा की और की में जो है बार बार भ्रम करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोनों शब्दों के प्रयोग को संदर्भ सहित समझाना चाहिए, उदाहरण के साथ। जैसे राधा की पुस्तक, उसने कहा कि वह आएगा, तो संदर्भ सहित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में जो है 4 प्रमुख कौशल का सही क्रम कौन सा है? पहले सुनेगा बालक, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। यदि बच्चा उत्तर जानता है कि कह रहा है कि यदि बच्चा उत्तर जानता है लेकिन पूरी कक्षा के सामने बोलने से झिझक रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए कि छोटे छोटे समूह में बोलने का अवसर देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। छोटे समूह से शुरुआत करके बच्चा को सुरक्षित वातावरण मिलता है। भाषा शिक्षण में चित्र वर्णन मुख्यतः किस कौशल को बढ़ाता है? तो ये आपको मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाएगा। चित्र देखकर बच्चा शब्द, वाक्य और विचार व्यक्त करता है। किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता अधिक है? बच्चा लगातार जब गलती कर रहा हो, एक ही प्रकार की कठिनाई आ रही हो उसे, तो उपचारात्मक शिक्षण चाहिए। अगला है कि भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल
बाल केंद्रित तरीका कौन सा होता है? तो बच्चे को चर्चा करवाइए, गतिविधि कराइए, जिसमें बालक खुद करके सीख रहा है वह अधिक होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि बच्चा वर्तनी में लगातार गलती कर रहा है तो शिक्षक की पहली जिम्मेदारी कारण और त्रुटियों के पैटर्न को पहचानना है। अगला है भाषा शिक्षण में सकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है तुमने अच्छा प्रयास किया, इस शब्द को एक बार फिर देखो, ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि है। ये सुधार के लिए किया जाता है। भाषा के कठिनाइयों के संसाधन के लिए कौन सा क्रम सबसे सही है? तो सबसे सही क्रम हो जाएगा निदान, उपचार, अभ्यास, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को भाषाई विविधता को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने के संदर्भ में क्या महत्व है? भाषा सीखने में संदर्भ का क्या महत्व है? संदर्भ आपको अर्थपूर्ण संदर्भ जो है शब्दों और भाषाओं की समझ को मजबूत करता है। जैसे उदाहरण में पेड़ शब्द को केवल रटाने की बजाय पेड़ की तस्वीर, कहानी और वास्तविक वातावरण से जोड़ना सही है। अगला है यदि कोई बच्चा पढ़ लेता है लेकिन पढ़े हुए अर्थ को नहीं बता पाता है तो मुख्य समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको अर्थ ग्रहण और पठन बोध से। पठन केवल शब्द बोलना नहीं है, उसके अर्थ को समझना है, तो ये पठन कौशल से हो गया संबंधित। भाषा शिक्षण में जो है भूमिका अभिनय यानी रोल प्ले का प्रमुख लाभ क्या है? संप्रेषण और मौखिक अभिव्यक्ति का जो है अभ्यास होगा। रोल प्ले के माध्यम से बालक बोलेगा, अपनी बातों को रखेगा, तो संप्रेषण होगा, मौखिक अभिव्यक्ति होगा। बच्चे वास्तविक जीवन जैसे परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला है कक्षा में किसी बच्चे का भाषा संबंधित गलतियां पर शिक्षक की क्या सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी? त्रुटि के कारण को समझकर उचित मार्गदर्शन देगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की कठिनाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सभी बच्चों को एक ही तरह का गति से सीखना चाहिए, ये गलत है। भाषा कठिनाइयों के समाधान के लिए बच्चों की पृष्ठभूमि, त्रुटि और सीखने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो है भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भाषा सीखना जटिल। इसमें बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि जो है अनुभव, सामाजिक वातावरण, पूर्व ज्ञान, रुचि, सीखने की गति और शिक्षण विधि सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और निभाते हैं। क्योंकि रिवीजन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्षर पहचानना जो है अक्षर पहचान गतिविधियां है। उपयुक्त उपाय अक्षर पहचानने में बालक को गलती हो रहा है तो अक्षर पहचान गतिविधि कराइए। उच्चारण में गलती हो रहा है तो ध्वनि अभ्यास कराइए। पठन में गलतियां हो रहा है तो स्तरानुकल पाठ करवाइए, पुनः पाठ कराइए, फिर से पढ़वाइए। पठन बोध में गलती हो रहा है तो प्रश्न चर्चा और सारांश करवाइए। वर्तनी में तो शब्द पैटर्न और संदर्भ आधारित अभ्यास करवाइए। व्याकरण में गलती कर रहा है तो प्रयोग आधारित गतिविधि कराइए। बोलने में झिझक रहा है तो जोड़ी और समूह में चर्चा करवाइए। शब्द संग्रह में कम है तो कहानी चित्र से बातचीत करवाइए। लेखन क्या है? लेखन में कठिनाई हो तो निर्देशात्मक लेखन कराइए, ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र लेखन कराइए। बोली भाषा अंतर, ये बहुभाषिकता तुलनात्मक दृष्टिकोण है। तो बहुभाषिकता को पॉजिटिव में लेना है, मातृभाषा को पॉजिटिव में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अब कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। त्रुटि जो है सीखने का संकेत है। गलतियों को केवल दंड का आधार नहीं बनाना चाहिए, सीखने का माध्यम मानिए। निदान पहले होगा, समस्या के कारण को पहले जाना जाएगा, उसके बाद उपचार होगा। भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम है। भाषा का उद्देश्य है केवल नियम याद करना नहीं है। 4 भाषा कौशल हैं जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अर्थपूर्ण संदर्भ है भाषा को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना। बहुभाषिकता जो है बच्चों की भाषाई विविधता को संसाधन के रूप में लेना है। अब विद्यालय में अलग अलग भाषा बोली के बच्चे आते हैं। बाल केंद्रिता में क्या है? बच्चे को सक्रिय भाषा प्रयोजन कर्ता बनाना है, जिसमें बालक खुद करे चीज़ों को। सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्या है? गलती बताओ, कारण समझाओ और सुधार का अवसर दो, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। सतत मूल्यांकन क्या है? केवल अंतिम परीक्षा नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया सीखने की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देता है। सतत मूल्यांकन लगातार होते रहता है सालों भर। भाषा की कठिनाई को देखकर बच्चे को नहीं बल्कि कठिनाई के कारण को पहचानना चाहिए। याद रखें, पहचान, निदान, उपचार, अभ्यास और मूल्यांकन, यही है भाषा शिक्षण। ये ध्यान रखना है।
ये टेट पेडागोजी में जो है भाषा शिक्षण की कठिनाइयों के निराकरण का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा है। क्या है? जे टेट 2026 लैंग्वेज पेडागोजी में भाषा शिक्षण की कठिनाइयों के निराकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ये सब चीज़ें पहचान करना, निदान करना, उपचार करना और जो है अभ्यास करना, जो है पुनर्मूल्यांकन करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।